आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम तो संगीत है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके स्वर से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। हम बात कर रहे हैं संगीत सोम की। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मनोज। अच्छा, ये बताइए, कभी मुंबई जाने की कोशिश की? क्योंकि मुझे लगता है कि 6 फीट की हाइट और ईश्वर ने एक अच्छा चेहरा दिया है। कभी कोशिश की, कभी मन में ख्याल आया? असल में क्या है मनोज जी, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये रहता है कि मैं सेलिब्रिटी बनूं, है। कोई नाच गा के सेलिब्रिटी बनता है, कोई कुछ करके सेलिब्रिटी बनता है, लेकिन मुझे पब्लिक ने सेलिब्रिटी बना रखा है, तो मुझे पब्लिक की सेवा करके बना रखा है, तो उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं मुंबई जाने की कभी सोचता नहीं हूँ कि मैं मुंबई जाके कुछ काम करूँ। मुझे इतना ही काफ़ी है कि जो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जो ज़मीन पर रह के लोगों की सेवा करता हूँ, उससे बहुत संतुष्ट हूँ। स्कूल कॉलेज में कभी वैसा विचार आया? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम तो गाँव पर किसान परिवार से आए हैं, कभी सोचा भी नहीं था। गाँव के प्राइमरी स्कूल के बने हुए पढ़े हुए हैं हम, तो हमें कहाँ वो सब विचार आएँगे साहब। अ, राजनीति में आने का अचानक से ख्याल कैसे आया? ऐसे ही अचानक अचानक हमारे कभी गाँव में कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा, हमारे एरिया में भी बहुत कम लोग पॉलिटिक्स में रहे। और आप ताज्जुब मानेंगे, मैं ऐसे गाँव में पैदा हुआ हूँ कि जिस गाँव में पैदा हूँ, शायद मेरे विधायक बनने से पहले कोई विधायक ना गया हो। जाने के लिए रास्ता नहीं हुआ करता था। 350-400 वोट छोटी-सी, थोड़ी-सी गाँव में हुआ करती थी, अब तो 700-800 हो रही है। लेकिन उस टाइम 300 साढ़े 300 होती थी, नदी के किनारे पे छोटा-सा पिछड़ा गाँव। आप ताज्जुब मानेंगे कि उस टाइम के हमारे फादर अकेले ग्रेजुएट थे गाँव में। और इस तरीके का गाँव था, तो कभी सोचा भी नहीं था पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन समय आते दिल्ली में आए, व्यापार किया, काफ़ी लंबे समय तक अपने व्यापार करते रहे। फिर लोगों ने थोड़ा कहा कि नहीं, आपको इधर भी आना चाहिए और देखना चाहिए, और थोड़ा-सा मन में आया कि लोगों की सेवा भी करना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, 2 बार आप विधायक रहे। 2 बार के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि तीसरी बार आप चुनाव नहीं देखिए, जीत पाए? मैं मेरे यहाँ क्या है कि देखिए, जब मैं पहला चुनाव जीता, और मैं उस कंडीशन में जीता था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 43 सीट जीत के आई थी। उनमें से मैं एक था। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं सरदाना से जीत के आया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं के सहयोग और आशीर्वाद से जीत के आया। लेकिन मुझे 62,000 वोट मिली थी। जब मैं दूसरा चुनाव जीता, तो मुझे 93 मिली। लेकिन जब मैं तीसरा हारा हूं, तो 1 लाख प्लस मिली है। मतलब मेरा कोई लोगों में क्रेज नहीं घटा, लोगों में कोई मेरा, चूंकि मैंने लोगों की सेवा करी, लोगों के काम किए, और मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि बहुत कम लोग अपनी विधानसभा में कर पाते हैं। मेरी विधानसभा में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे कार्यकाल में बन रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसकी खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नींव रखा है, वो सरदना में बन रही है। 1,000 करोड़ की लागत से मैंने पानी की टंकी, हॉस्पिटल, ये 3,000 करोड़ के काम मैंने कराए। लेकिन ठीक है, वो गणित है कि किसी गणित से लोगों को लगा होगा। लेकिन मेरी वोट नहीं घटी, मेरी वोट बढ़ी। और बसपा का प्रत्याशी एकदम डमी हो गया, जो 50,000 वोट लेता था, वो कुल 10,000, 12,000, 14,000 पर रह गया। तो गणित होता है चुनाव का। चुनाव का हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव तो देश में चौधरी चरण सिंह जी भी हारे हैं, इंदिरा गांधी भी हारी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हैं। देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता हारे हैं। मैं हार गया हूं, तो कौन सी बुरी बात है इसमें? आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? एकदम नहीं कब, आता। जबकि राष्ट्रवाद की बात हो, ऐसा क्या हो गया जिसमें रमजान को अगर शाहरुख खान ने ले लिया तो आप एकदम आग बबूला हो गए? अब आप गुस्सा दिलाने की बात तो फिर से कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर लोगों को इससे दिक्कत क्या है? हम्म, देश में जब कोई अच्छा काम करेगा, उसे अच्छा कहा जाएगा। हम्म। अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा, तो गद्दार कहा जाएगा। और हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के सेवा के लिए बने, लोगों की आवाज उठाने के लिए बने। हम लोगों की भावनाओं को अगर सामने देश के नहीं रखेंगे, तो कैसे काम चलेगा भाई? शाहरुख खान कैसे देश के साथ ये गद्दारी कर सकते हैं? कैसे उन्होंने, जब 26/11 हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का खिलाड़ी उन्होंने खरीदा? आज बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं, रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है। जितनी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अर्बन क्षेत्र की है ना। आप गांव देहात की तो अभी कर भी नहीं पा रहे हैं ना। किस तरीके से वहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, उनके बाल घसीट घसीट के, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है, लोगों के संस्थान लूटे जा रहे हैं, व्यापारियों को मारा जा रहा है। उसके बाद क्या शाहरुख खान जैसे लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि ऐसे देश का मुझे खिलाड़ी नहीं खरीदना चाहिए जो वहां अल्पसंख्यक है, हिंदू लोग हैं, उन्हें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है? तो ये नहीं, गद्दारी नहीं तो क्या तो है? शाहरुख खान ने अपनी मर्जी से थोड़ा खरीद लिया। बीसीसीआई की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था से नहीं, खरीदा। बिल्कुल उस व्यवस्था से नहीं खरीदा। उस व्यवस्था से खरीदते तो हमें कहां एतराज था?
क्यों बीसीसीआई ने परमिट किया? बीसीसीआई ने पूल बनाया था बहुत साल पहले। ये व्यवस्था शुरू, ये सब कुछ हुआ है शुरू अब। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या खिलाड़ी देश में नहीं है क्या? देश में बड़े बड़े खिलाड़ी है, दूसरे देश में नहीं है क्या? दूसरे देशों से भी तो खरीद सकते थे। ये जहां केवल भाई आज क्यों 26/11 के बाद पाकिस्तान से क्यों खरीदा बताइए मुझे? आज बांग्लादेश से क्यों खरीदा? क्या शाहरुख खान ने ठेका ले लिया? देखिए शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो देश की जनता की वजह से भारत ने शाहरुख खान बनाया है, नहीं तो पान मसाला बेचने वाला व्यक्ति है वो नाचने गाने वाला व्यक्ति है। वो अगर शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया है तो देश की जनता ने बनाया है। नहीं, शाहरुख खान से तकलीफ है कि रहमान से तकलीफ? मुझे ना शाहरुख खान से तकलीफ है ना रहमान से तकलीफ है, हम्म। मुझे दोनों से तकलीफ नहीं है। जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है मुझे उससे तकलीफ है। तो शाहरुख खान गद्दार है? बिल्कुल गद्दार है। उसने बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदा तो गद्दार है? बिल्कुल, अगर जो देश के साथ भारत के थे, आप देखिए ना, जब शाहरुख खान ने अच्छी पिक्चरें बनाई होंगी, हालांकि मैं उससे बहुत सहमत नहीं रहता, अच्छी पिक्चरें भी बनाई, पैसे के लिए बनाई, कभी फ्री नहीं करते हुए काम। लोग कहते हैं सेलिब्रिटी हैं, इसके सेलिब्रिटी, काहे के सेलिब्रिटी है साहब? उनसे बड़े सेलिब्रिटी हम है देश में साहब। हम देश की सेवा करते हैं, देश के लोगों की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं, मुंबई अगर चले जाते मैं तो क्या शाहरुख कर रहा खान को हूं? जगह मैं नहीं मुंबई से अच्छा मिलती। हो काम, सकता है कि रिप्लेसमेंट शाहरुख मैं खान हो। मुंबई से अच्छा काम लोगों की सेवा करके कर रहा हूं। मैं नाच गा के सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं। लोगों के बीच में रह के, उनके दुख दर्द में रह के, उनके अच्छे बुरे में रह के मैं उस तरीके से सेवा कर रहा हूं। संगीत सोम को बोलने की जरूरत क्या पड़ी? क्या क्या भारत की सरकार, क्या क्या बीसीसीआई का कोई अधिकारी ये नहीं बोल सकता था कि शाहरुख खान तुम ये गलत कर रहे हो? संगीत सोम को देश की कोई जनता तो देश में बोलेगा, संगीत शो भी तो भारत का है, तो भारत का कोई व्यक्ति तो बोलेगा ना। मैं भी तो भारत का व्यक्ति हूं, तो भारत की बात क्यों नहीं रखूंगा? मैंने अगर रखी तो मैं तो धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई को और भारत सरकार का, कि उन्होंने देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए अगले दिन रहमान जैसे खिलाड़ी की वापसी कर दी। ये बीसीसीआई का निर्णय था। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। तो क्या आप चाहते हैं, क्या आप ये मांग करते हैं कि बीसीसीआई को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि भविष्य में देश विरोधी ऐसी जितनी भी बातें हो, हरकतें हो, खिलाड़ी हो, कम से कम बीसीसीआई को इसके लिए एक एसओपीज बनानी चाहिए? मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जहां भी देश के साथ गद्दारी हो रही हो, जहां भारत के खिलाफ नारे लग रहे हो, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे हो, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो, ऐसे किसी देश के साथ हमें खेल संबंध नहीं रखने चाहिए जब तक कि वहां हमारे लोग सुरक्षित ना हो। संगीत जी, 71 का युद्ध हुआ। 71 के युद्ध में जो संधियां बनी, जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें यह था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह की घटना नहीं होगी, और अगर होगी तो भारत सख्त कदम उठाएगा। पाकिस्तान ने, हमने जब पहलगांव की घटना हुई, भारत की सरकार ने, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके कई ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन बांग्लादेश पर भारत की सरकार चुप है। क्यों? क्या करना चाहिए? पर देखिए, भारत देश की चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और भारत ऐसा देश है कि किसी भी पड़ोसी देश को बहुत प्यार से अपने साथ रखता है, हमेशा उसका ध्यान रखता है, हमेशा ख्याल रखता है। हमने तो उस देश का हमेशा ख्याल रखा है जिसने हमें आतंकवाद दिया है, जिसने हमेशा हमारे लोगों को मारने का काम किया, जिसने 26/11 से लेकर दुनिया में बहुत आतंक के काम किया, अभी पहलगांव किया, हमने हमेशा उसका भी ध्यान रखा है। लेकिन तब तक भारत ध्यान रखता है जब तक गर्दन पे छुरी ना आ रही हो। हम आज भी बांग्लादेश को बताना चाहते हैं, आपकी स्थिति तो बहुत खराब है साहब। आपके एक तरफ चीन बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, आईएसआई से लेकर सब तुम्हारे घर में नजरें गड़ाए बैठे हैं। आज भी भारत है जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं। आज भी भारत है जो बांग्लादेश को बनाने वाला कौन है? भारत ने बनाया साहब, भारत ने बनाया। और भारत की, अगर बांग्लादेश की जीडीपी चली तो वो भारत से चलती है। अगर इतनी हाई जीडीपी बांग्लादेश की थी तो वो भारत की वजह से थी। लेकिन बांग्लादेश अगर नहीं समझेगा, मुझे लगता है कि जिस तरीके का वहां आज प्रशासन बैठा, जिस तरीके का वहां आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी बैठा है, वो लोग इतने गद्दार लोग हैं कि वो चुने हुए लोग तो है नहीं, वे किसी के पपेट बने बैठे हैं। जिस दिन आप देखना फिर से बांग्लादेश में चुनाव होगा, वहां के लोग कह रहे हैं भाई भारत से हमें कोई तकलीफ नहीं है, जो हम मुख्य आरोपी थी शेख हसीना, उसको भारत ने अपने यहाँ छुपा लिया, उसको आश्रय दे दिया। गुस्सा इस बात को लेकर? देखिए, बिल्कुल वहां की जनता में गुस्सा नहीं, वहां के कुछ कट्टरपंथी लोग जो इस तरीके को, मैंने बताया ना, आईएसआई से लेकर चीन का ये अपना काम है जो कट्टरपंथी लोगों को वहां उभारने का काम कर रहे हैं। जिस दिन वहां चुनी हुई सरकार आएगी, जनता की चुनी हुई सरकार आएगी, देखना आप, फिर से वो की वही बात होगी कि जैसे भारत से पहले संबंध थे फिर होंगे, और वहां प्रत्येक हिंदू सुरक्षित होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आपने शाहरुख खान की बात की, तो जो पद्मश्री या भारत ने सम्मान दिया, क्या वो वापस होना चाहिए? क्योंकि दूसरी बार हो गया। देखिए, मैंने फिर आपको कहा, जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसे अच्छा कहा जाएगा। अगर शाहरुख खान ने अच्छी फिल्में देने का काम किया तो इसी भारत ने शाहरुख खान को पद्मश्री अवार्ड देने का काम किया, इसी भारत ने सम्मान दिया, इसी भारत ने सेलिब्रिटी बना। मैंने बताया ना, नहीं तो पान मसाला बेचने वाले लोग हैं,
इसी भारत ने सेलिब्रिटी बनाया। लेकिन जब बुरा काम कहेंगे, करेंगे, गद्दारी करेंगे तो गद्दार भी कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा तो गद्दार भी कहा जाएगा। दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद भी क्यों नहीं आज तक शाहरुख खान ने, बीसीसीआई ने निर्णय लिया, शाहरुख खान ने क्यों नहीं देश के भारत की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ करना चाहिए? क्यों नहीं मांगनी चाहिए, बताइए आप मुझे। पद्मश्री वापस होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, पहले तो ये बताइए, क्या शाहरुख खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप मांग कर रहे हैं, मांगना चाहिए। अब बिल्कुल, मैं हर बार मांग कर रहा हूं। और नहीं मांगी तो क्या करेंगे? देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी शाहरुख खान को। कैसे? बिल्कुल माफ नहीं करेगी। कैसे? शाहरुख खान जीरो हो जाएंगे, आपको मैं बताता हूं। नहीं, आपने किसी नेता के बारे में कहा था दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, तो इनको भी दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, शाहरुख खान देखिए, को भी मैं दौड़ा फिर दौड़ा कह के रहा हूं, पीटेंगे। मैंने वो भी आप लोगों ने इस तरीके से लिया था। मैंने ये कहा था, जिस नेता के बारे में मैंने कहा था, देश के सनातनी इंतजार कर रहे हैं कि वो देश के खिलाफ अगर सड़कों पर उतरेंगे तो देश का सनातनी दौड़ा दौड़ा के मारेगा। मैंने ये कहा था। आपने उनको बोल दिया कि देश के सनातनी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कल परसों फिर उन्होंने बदतमीजी कर दी, कुछ आप शब्दों का प्रयोग कर दिया। देखिए वो इतने बड़े नेता। मैं बात कर रहा हूँ रामगोपाल यादव की। मैं रामगोपाल जी के बारे में कह रहा हूँ। रामगोपाल जी का बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि संगीत सोम गलती से एक बार चुनाव जीते। पहले तो वे पढ़ लिख कर आए करें, मीडिया के सामने पढ़ लिख के आए, और उन्हें यह समझना चाहिए मैं एक बार नहीं दो बार चुनाव जीता हूं। और कम से कम रामगोपाल जी ये नहीं बोल सकते आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाए साहब आज तक। आपने तो प्रधानी का चुनाव नहीं जीता। मैं दो बार सरदना की सीट में, सरदना की महान जनता ने मुझे दो बार विधायक बना के भेजा है। आप तो प्रधान ही नहीं जीत पाए। आपको बोलने का कौन सा अधिकार है भाई? तो रामगोपाल इस लायक भी नहीं है कि प्रधान का चुनाव जीत पाए। बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। और मैं आपको और आज एक मुझे ये खुलासा नहीं करना चाहिए, जब रामगोपाल जी ने ये बात कही है जी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और रामगोपाल जी ने मुझसे फोन करके गिड़गिड़ाए थे कि मेरी ये एक मदद कर दीजिए, और हमने मदद की थी उस टाइम भी रामगोपाल जी की। अच्छा, हाँ साहब, बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। हम बता रहे हैं, जिस दिन रामगोपाल जी पूछे तो मीडिया के सामने बता देंगे। तो फिर आपको लेके ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये रामगोपाल जी से पूछिए, जब आपसे मदद मांग चुके। ये रामगोपाल जी से पूछिए। बहुत अंदर की बात बताइए आप। हम बता रहे हैं ना, वो इसलिए बता रहे कि रामगोपाल जी मीडिया के सामने बिना तैयारी के आते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं 12 से 17 और 17 से 22 दो बार विधायक बनाऊं। मैं सरदना की महान जनता ने बनाया और रामगोपाल जी ने नहीं बनाया मुझे। और रामगोपाल जी कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाए, कभी प्रधानी का चुनाव नहीं जीते हुए। वो कैसे हम पे सवाल उठा सकते हैं साहब? अच्छा, शायद इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता आपको निशाने पर ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, विधायक ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि एक हिंदूवादी नेता जो कि हिंदू की बात करता है, गौ रक्षा की बात करता है, लेकिन क्या वो मीट फैक्ट्री में पार्टनर हो सकता है? बाकी मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मीट फैक्ट्री में आप पार्टनर हो? देखिए मनोज भाई, अगर कोई इस देश में साबित कर दे कि मैं किसी मीट फैक्ट्री में साझी हूं या रहा हूं, तो मैं राजनीति के साथ साथ देश छोड़ दूंगा अगर कोई इसे साबित कर दे। क्या बात? लेकिन अगर ये बोलने वाले, देखिए मैंने ये प्रेस, ये तो आप छुटवाइये नेता कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश यादव का एक ही काम है, जितने देश में हिंदूवादी नेता वो नफरत करते हैं हिंदू से। और मैंने पहले भी कह चुका हूं, अखिलेश जी आपकी यही नफरत आपको मुगल शासन का आखिरी शासक बना के छोड़ दिया है। अब आप नहीं बन सकते कभी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कभी शासक नहीं बन सकते, आप ध्यान रख लेना। उनकी इसी आदत ने, वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो हिंदूवादी नेताओं से नफरत करते हैं, वो संगीत सोम से नफरत करते हैं। और उस नफरत का कारण यह है कि क्योंकि संगीत सोम हिंदूवादी बात करता है, हिंदू की बात उठाने का और वो भी तो शिव का मंदिर बनवा रहे हैं। अरे देखिए, सीजनल हिंदू नहीं बन सकते साहब। उनसे पूछिए, आपने तो कार सेवकों पे भी गोली चलवाई थी। आप मंदिर की बात करते हैं। उनसे पूछिए, आपने तो शंकराचार्य पर लाठी बजवाई थी अपनी सरकार में। आपने तो मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को कटवाया था। आपके नेताओं ने, आजम खान जैसे नेता ने, जिन लोगों ने मर्डर किए थे, खून में सने हुए कपड़े थे, और उन्हें थाने से छुड़वाने का काम अखिलेश जी आपने किया था। आपने तो वो पाप कर रखा है कि इस देश का हिंदू और इस प्रदेश का हिंदू आपको कभी माफ नहीं कर सकता। तो वो अपने चेले चपाटों से छवि खराब करने वाली बात करते रहते हैं। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, मैंने एक जमीन खरीदी थी अलीगढ़ में। ठीक है, मैंने खरीदी और मतलब ये मैं खुलासा समझना चाहता हूं कि है क्या, कि बाकी संगीत सोम किसी मीट फैक्ट्री में पार्टनर है कि नहीं? मैं वही बताना चाहता हूं। एक बार आजम खान और शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में थी जब 13 में प्रेस की थी बाकायदा कि हमें पता लगा है कि संगीत सोम की मीट फैक्ट्री है। ये बिसाड़ा कांड के बाद, बिसाड़ा जो कांड हुआ था उसके बाद उन्होंने लखनऊ में प्रेस की थी। उस प्रेस के बाद हमने प्रेस करके जवाब दिया था, अगर आजम खान हमें इस बात का सबूत दे दे कि कहीं हमारी कोई फैक्ट्री से मतलब है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मैं उस दिन भी कहा था। हमने प्रेस करके हमने जवाब दिया। एक अलीगढ़ में हमने जमीन खरीदी, वो किसी कंपनी के नाम थी, और वो कंपनी 150
जो अलदुआ ये कहते हैं, वो 150 प्रोडक्ट बनाने की उसमें लिखी थी, ये बनाएगी, चिप्स बनाएगी, आलू बनाएगी, ये बनाएगी, 150 चीज थी। हम्म। लेकिन हमने जमीन खरीदी और 1 साल के अंदर अंदर वो जमीन वापस बेच दी। अच्छा, बेच दी। और हमने 2013 में प्रेस करके मीडिया को पूरा खरीदने का और बेचने का दोनों कागज दे दिए। और उसके बाद 2013 में जब आजम खान ने मेरठ के कमिश्नर से जांच कराई, वो तब तक भी जमीन पड़ी थी। आप सोचिए 8 साल 10 साल बाद भी वो जमीन पड़ी थी। अभी क्या है वहां मुझे नहीं पता, जमीन पड़ी है क्या है ये मुझे नहीं आपने पता। बेच दी, आपको कोई लेना हमने देना तो नहीं उसका। 1 साल हमारे पास वो जमीन रही, जमीन बेची। और जब हमने मीडिया के लोगों को आजम खान की प्रेस के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए थे, हमने उस दिन तक का रिकॉर्ड दिया था कि देखिए हम 6-7 साल पहले से बेच चुके, और बेचने के बाद आज भी वो जमीन है, जाकर देख ले, मौके पर वो देखी गई जमीन थी। आप किसी की छवि खराब करने के लिए आप गलत कभी भी कुछ कह दें, गलत ये कोई तरीका नहीं है ना। और वो भी तब जबकि एक हिंदुवादी नेता है, मैं यही कह रहा देश का बड़ा नेता मैं है, यही कह देश रहा में हूं। जिसकी आवाज सुनी जाती मैं है, यही कह रहा जिसकी हूं। वॉइस देखिए- देखी जाती है, देखिए, और पार्टी में एक स्थान है। अखिलेश यादव ये नहीं पचाते कि देश में कोई हिंदुओं की बात करे, ये अखिलेश यादव नहीं पचाते, इसीलिए वो अपने चेले चपाटे चमचों से कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। कराते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मीट फैक्ट्री का तो छोड़ो, आपने बता दिया कि कोई लेना देना नहीं, हमने जमीन खरीदी थी, वो किसी कंपनी के किसी नाम कंपनी? थी। कम से कम देश के लोगों को ये पता तो चल गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं और हम था। रिकॉर्ड दे चुके जो हैं। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, वो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। बिल्कुल। ये शराब फैक्ट्री का भी जिक्र आ रहा है कि साहब कोई शराब फैक्ट्री हाँ, है। बॉटलिंग प्लांट था, मेरा था। अच्छा। मैं दावे के मैंने चुनाव आयोग के अपने जब चुनाव लड़ा खोला है मैंने, मेरी हाँ। यमुना ब्रेविस के नाम से कंपनी थी, तो उसमें कौन सी बात है? ये बुरा है क्या? वो बॉटलिंग कंपनी थी, हमारी थी। आज भी मैं कोल्ड ड्रिंक पानी जूस की मेरी फैक्ट्री है, मैं आज भी बनाता हूँ। मैं व्यापार करता हूँ साहब, व्यापार करके राजनीति करता हूँ, इसमें क्या बुराई है? इसमें कौन सी बुराई है? वो कहते हैं कि साहब आप चले जाइए उस इलाके में, मेरठ के इलाके में चले जाइए, ऐसी कोई संपत्ति, ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जिस पर अड़ी नहीं डाली जाती हो, जिसको धमकाया नहीं जाता हो। ये क्या छवि खराब करने की कोशिश है? या 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में संगीत सोम का एक अलग रूप दिखाने की वो कोशिश की कहते हैं कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। यार इन समाजवादी पार्टी के लोग जो दूध वालों से, डॉक्टरों ने जिन समाजवादियों के खिलाफ डॉक्टरों ने मेरठ में बाकायदा धरने दिए हो कि हमसे पैसे उगाते हैं, दूध की डेयरी वालों ने धरने दिए हो कि हमसे पैसे उगाते हैं, इस टाइप के लोग और अखिलेश यादव बोलेंगे, अखिलेश यादव या उनके लोग बोलेंगे। देखिए संगीत सोम पे आज तक कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाया इस पूरे देश में। और जिस दिन संगीत सोम पे कोई आरोप साबित कर देगा, मुंह से कुछ भी बोल दो, जीभ है साहब, रबड़ की जीभ है, कुछ भी बोल दो आप इससे। अरे साबित करो ना, साबित करो। संगीत सोम जिस दिन एक काम गलत करेगा, उस दिन राजनीति छोड़कर अपने घर बैठ जाएगा। संगीत सोम को गलत करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे ठीक ठाक दे रखा है, मैं अच्छे परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं अच्छे से अपनी फैमिली चला रहा हूं, अच्छे से अपना व्यापार करता हूं, अच्छे से अपनी राजनीति करता हूं। मैं पूछना उन लोगों से चाहता हूं जो कहते हैं कि हम कोई व्यापार नहीं करते, कोई कंपनी नहीं चलाते, तो वो काम कहां से कर रहे हैं, उनके कहां से लंबी लंबी गाड़ी चल रही है, उनके कहां से ये लंबे लंबे सारे खर्चे चल रहे हैं, वो बताने का मुझे वो बताएं। दूसरी चीज ये है संग जी भाई, क्योंकि आपका एक स्थान अब समाज में बन गया है, राजनीति में बन गया है, पार्टी में बन गया है, बहुत ज्यादा दूर है नहीं चुनाव। ऐसे लोग जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और आपने तो डंके की चोट पर कह दिया, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई एक पेपर दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसे लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनको जवाब आप कैसे दें? देखिए मैं और देना जरूरी है। मैं अखिलेश यादव को हमेशा जवाब दूंगा, और मैं अखिलेश यादव को ही जवाब दूंगा जब अखिलेश यादव मांगेंगे। उनका कोई चेला चपाटा मांगे तो मेरे लोग हैं, वो दे रहे हैं जवाब, वो अपने आप दे देंगे, मेरे लोग हैं जवाब। मतलब इलाज विलाज हो जाएगा उनका। हाँ, अपने आप तरीके से आप निश्चित रहिए। लेकिन अखिलेश यादव मुझसे जवाब मांगे बैठ के, मैं अखिलेश यादव को जवाब दूं। अखिलेश यादव बैठे ना मेरे सामने, करें मुझसे बहस, करें अखिलेश यादव आए, करें बहस करें और जवाब मांगे, और अखिलेश यादव अगर मुझे गलत साबित कर दे तो मैं अखिलेश यादव जी के हाथ जोड़ के और राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। ये बड़ी बात है कि अगर कोई नेता इतनी दम के साथ इस बात का जिक्र कर रहा है कि अगर ऐसा होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। एक बड़ी घटना आपके क्षेत्र में हो गई, जिसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। एक दलित महिला की हत्या हो गई, उसकी बेटी अगवा कर ली गई, ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया, लेकिन वो वापस आ गई। था क्या ये, क्या कोई प्लान था? देखिए नहीं, क्योंकि इसमें सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इससे सरकार में दलित सुरक्षा नहीं है। ये पूछिए अखिलेश यादव जी से, पूछिए कि आप दलितों की बात करेंगे, आप कौन से मुंह से बोल रहे हो? आप तो दलित की बेटी को गेस्ट हाउस में उड़वा रहे थे, आपने तो सिलेंडर से मायावती को उड़वाने की आपके पिताजी ने कोशिश की थी, वो हत्या करवाने की कोशिश। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो आप कैसे दलितों की बात कर सकते हैं? ये वही दलित है कि अगर मायावती ने महापुरुषों के नाम पे, दलित महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए, तो अखिलेश यादव ने आते ही उन जिलों को खत्म कर दिया था। आपकी जानकारी में होगा, उनके नाम बदल दिए थे। अखिलेश यादव दलितों की बात करेंगे क्या?
वो केवल हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं, वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव केवल मुसलमानों के नेता हो सकते हैं साहब, वो दलितों की कभी बताइए ना कितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों पर हुआ, क्यों मायावती को मरवाने की कोशिश की गई, क्यों जिलों के नाम महापुरुषों के नाम पे जो मायावती जी ने रखे थे वो क्यों बदले गए। अगर वो इतने बड़े दलित हितैषी तो जवाब देना अखिलेश यादव इसका आके कि क्यों बदले मैंने। रही सरदरा की घटना की बात, एक घटना हुई है, बहुत विभत्स घटना है, एक महिला की हत्या हुई है, और मैं फिर कहूंगा वो किसी दलित महिला की हत्या नहीं हुई है, वो मेरे गांव की महिला की हत्या हुई है। वो समाज में जाति बिरादरी में काम नहीं चलेगा साहब। ये 36 बिरादरियों का एक गुलदस्ता है जो 36 बिरादरियों को मिला के बनता है। वो माँ भी हमारी उसी बीच से थी, वो बेटी भी हमारी उसी बीच से थी। आप सोच के देखिए, क्यों भाई साहब उन नेताओं से ये पूछिए कि अभी कुछ दिन पहले एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फपुंडा गांव में हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई उन्होंने? अगर मुस्लिम समाज के लोग मुजफ्फरनगर में एक लड़की को गायब कर देते हैं, अभी 3 महीने पहले गायब की, क्या इनके मुंह में दही जम गई थी? इनके फूफा मामा मौसा अगर ये मुसलमान लोग लड़की को उठा कर ले जाएंगे तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुओं में बंटवारा कराना है। देखिए साहब, वो घटना बहुत खराब थी, जो दोषी है उसे सजा मिलेगी, और 48 घंटे का टाइम आप सोच के देखिए, इनका कौन भरोसा करता है साहब? नहीं, आपने कल कहा था कि वो हमने उसको नहीं, मैं आपको तो अगर इनका कोई भरोसा करता तो मैं 1.5 दिन तक वहां नहीं गया, मैं बाहर था। ये लोग धरना देते रहे, बैठे रहे, परिवार को जेल में लिए बैठे रहे, लेकिन परिवार ने इनकी बात नहीं मानी। इनके कहने से सबका अंतिम संस्कार नहीं किया। संगीत सोम गया, 10 मिनट परिवार से बैठ के बात की, और परिवार ने कहा कि संगीत सोम पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, इन्हीं लोगों पर भरोसा है, और हमारे कहने से 10 मिनट में अंतिम संस्कार कर दिया। इनकी तब भी समझ नहीं आ रही। ये राजनीति कर रहे हैं साहब, ये राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। और हमने परिवार से कहा था 48 घंटे में सुरक्षित बेटी घर पे आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। 48 घंटे नहीं हुए साहब, लड़की आ गई वापस। 45 घंटे में लड़की वापस आई है, सकुशल वापस आई है, और जो भी उसमें क्राइम जिसने किया सजा मिलेगी, कोर्ट उसमें अपना काम करेगा, सजा देगा। तो इसमें बुराई क्या है भाई? आपको लगता है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? सब बढ़िया एकदम चल रहा है? परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। बाबा ने जो कहा है, योगी आदित्यनाथ देखिए ने साहब, कहा है कि या तो अपराधी देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दें या जेल चले जाएं। देखिए साहब, या तो उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दे, नहीं तो अपराधी अल्लाह में क्यों प्यारे हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप भाई? यही संकट है। अब आपने मुझे एक मौका दे दिया, आपने कह दिया अपराधी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, तो क्या यही आरोप लग रहा है। क्या आरोप कि लग रहा चुन है? चुन के आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएं। नहीं नहीं, मस्जिदें आप ढहा रहे नहीं हैं, नहीं, मंदिरों पर आप कुछ अभी नहीं कर रहे, वहां के अतिक्रमण अभी आप देखिए, बिजनौर में 1 लाख का इनामी था, क्षत्रिय समाज से था, उसका एनकाउंटर हुआ है। अभी पूर्वांचल में चला जाइए, यादव समाज से था, उसका एनकाउंटर हुआ है। अभी मुजफ्फरनगर में चला जाइए, एक जाट समाज से था, उसका एनकाउंटर हुआ है। देखिए, बदमाश की कोई जाति नहीं है साहब, बदमाश बदमाश है। आतंकियों की जाति हो सकती है, बदमाश की कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है, सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है। यूपी की गवर्नमेंट, भारत की सरकार, किसी, आप बताइए मुझे, भारत सरकार पक्के मकान बना के दे रही है क्या? चुन चुन के दे रही है क्या? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है क्या? पूरे सब मुसलमानों को नहीं मिल रहा क्या? क्या कोई भेदभाव करती है क्या भारत की सरकार या प्रदेश की सरकार? कोई भेदभाव करती है ना? बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। भेदभाव तो ये समाजवादी के नेता, इन्हें पता है कि तुम देश प्रदेश से साफ हो गए हमेशा के लिए, इसलिए इस तरीके के ढकोसले करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूपी में हो क्या रहा है? ठाकुर विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, ये क्या क्या चल देखिए, क्या ये भी मैं बताया ना, अखिलेश यादव जैसे नेता, वो बताया ना, उन्हें पता है कि जब तक अखिलेश यादव कहां से आ गए? मैं यही बता रहा हूं आपको, मतलब बीजेपी के ठाकुर विधायकों की मैं बैठक यही में बता रहा हूं, ब्राह्मणों को मैं ठाकुर, यही अखिलेश बता- यादव कहां आपको से? यही बता रहा हूं कि बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है कि ठाकुर विधायक बैठे हैं या वो बैठे हैं। मुद्दा तो अखिलेश यादव ने उठाया ना वो। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव, चिट्ठी तो पंकज चौधरी ने लिख के दी थी। देखिए साहब, मैं पंकज चौधरी ने आप मेरी बात सुनिए, वो क्षत्रिय और ब्राह्मण की लड़ाने की बात करते हैं साहब। ये क्षत्रिय वो क्षत्रिय है कि जो आज भी अगर शुभ काम शुरू करता है तो ब्राह्मण के पैर छू के शुरू करता है साहब। ये वो क्षत्रिय है कि आज भी अगर कोई काम करेगा तो ब्राह्मण से पूछ के करेगा। और तो ज्यादा क्या करोगे, हमारे तो गाय दूध नहीं देगी अगर पहला दूध ब्राह्मण को नहीं जाएगा। हम उससे ऐसे परिवारों में पैदा हुए। क्या बात। ये बताइए कि वाकई क्या उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उत्तर प्रदेश की कहां। आप बॉर्डर पे चले जाइए, उत्तर प्रदेश के दुनिया भर के जिले हैं जिनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है साहब। आप प्रदेश में चले जाइए, प्रदेश की नगर पंचायत और नगर पालिका 90% की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 90% में एक ही वर्ग के लोग चेयरमैन और बने हैं, 90%। और उनमें एक ही वर्ग के लोग
जो 30 से 32% होते थे या 22% होते थे, आज 70, 75, 80, 85% हो गए। तो अब इसका उपाय क्या है? नवनीत राणा कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, मोहन भागवत कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, ज्यादा बच्चे, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई मेरे तो 6 तुम 8 पैदा कर लो, किसने रोका? देखिए असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, यही लोग तो देश के साथ, फिर मैं कहूंगा कि यही लोग तो देश का बंटवारा करते हैं, यही तो देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। ये ओवैसी जैसे लोग ही तो देश के साथ गद्दारी करते लोग हैं। कह रहे हैं वो आपकी बेटी में, मैं कह रहा हूं यही लोग तो हैं। नहीं आप, फिर मैं कह रहा हूं अपना मुंह है, कुछ भी कह दो ना। ए टीम बी टीम, अगर ओवैसी चुनाव लड़ेगा, देखिए है क्या, आज मैं आपको फायदा किसका होगा? मैं आपको बताता हूं, एक बड़ी मजे की बात आज आपको बताता हूं। अब देश का इतिहास उठा लीजिए, कांग्रेस जब से आई मुसलमानों का बेवकूफ बनाती रही, कभी मुसलमानों को देना कुछ, मतलब उन्हें मीठी गोली देते रहो, उन्हें शिक्षित मत करो, उन्हें शिक्षित करने का बाकी सब कुछ ले जाओ, शिक्षित मत हो। कोई मुसलमान नेता नहीं बनना चाहिए, यही अखिलेश यादव की चाल है, प्रदेश में कोई मुसलमान नेता नहीं बनना चाहिए। वो मुसलमानों को केवल भाजपा का डर दिखाते रहते हैं, जबकि अगर इस दुनिया में की बात कर रहा हूं मैं, देश की नहीं, पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है तो वो सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है। और भारत में क्यों सुरक्षित है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि यहां बहुसंख्यक हिंदू है, इसलिए यहां मुसलमान सुरक्षित है। नहीं तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी, वहां अल्पसंख्यक आज 1.5% रह गए साहब हिंदू, 22%, 21% से आज 1.5% तो क्यों रह उपाय गए? क्या है? मैं यही आप तो कह रहे हैं कि साहब कुछ सालों बाद तो फिर बराबर हो जाएंगे, आपसे ज्यादा हो जाएंगे कौन, मुसलमान। तो ये तो पूरे देश को सोचना है ना, यही तो पूरे, मैं इसीलिए तो कहता क्या हूं, ज्यादा बच्चे पैदा मैं करें? इसीलिए कहता हूं ना, पूरे देश को सोचना चाहिए। भारत सरकार भी इस पे विचार कर रही है, जनसंख्या पे बिल्कुल कानून आना चाहिए, और देश के लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल आएगा, आप निश्चित रहिए, आज नहीं तो कल आएगा। नहीं, चर्चा चल रही है, ड्राफ्ट बन रहा मैं कह रहा हूं आज नहीं तो कल आएगा, आप निश्चित समझिए। है। 2027 का चुनाव आ गया, संगीत 350 के साथ भाजपा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में, 350 प्लस, 350 प्लस। 350 प्लस लिख लेना। समाजवादी हो सकता है डबल डिजिट बनाए इस बार, ये भी देख लेना। अच्छा, समाजवादी पार्टी से मायावती की सीट ज्यादा आ रही है, आप लिख के रख लेना। आपको ये मजाक लग रहा होगा, मायावती की समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में आ रही तो है। मायावती आगे हो गई तो सपा पीछे हो गई। मैं बता रहा हूं सीधा ना, सीधा गणित है। मैं सीधा बता रहा हूं, प्रदेश का मुसलमान भी समझ चुका है कि अखिलेश यादव बेवकूफ बनवा रहा है, अखिलेश यादव लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, वो समझ चुके हैं सब लोग। ग्राउंड पे जाता हूं ना, ग्राउंड पे आप बात कर लीजिए, मुस्लिमों से ग्राउंड पे बात कर लीजिए, अखिलेश यादव डबल डिजिट में उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, लिख कर रख लेना। तो 350 सीटें बीजेपी की। बीजेपी 350, संगीत सोम कहाँ होंगे? 350 में संगीत सोम भी वहीं सदन में बैठे हुए होंगे, आप देखना। यही तो संकट है, अगर संगीत सोम अगर एक बार सदन में बैठ गए तो मंत्रिमंडल में भी आ जाएंगे। ये और देखिए, यही लोगों को तनाव हो जाता है देखिए तनाव, कि ये नेता अगर एक बार मंत्रिमंडल में आ गया तो देश में छा जाएगा। देखिए तनाव ये नहीं है लोगों को, तनाव अभी ये देखिए है। आप छा रहे ना, विधायक नहीं है ना, पूरे देश में छाए हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आदमी रील देख रहा है कि संगीत सोम बोल क्या रहा है भाई। देश में छाने के लिए एमपी और एमएलए और मंत्री होना जरूरी नहीं है, देश में छाने के लिए अपनी सही बात को लोगों के सामने रखना जरूरी है, और उसके लिए एमपी एमएलए होना, आज मैं एमएलए नहीं हूं लेकिन देश में रख रहा हूं ना, छा रहे। मैं कह रहा हूं, मैं देश के लोगों की बात रख रहा हूं ना। हाँ। मैंने देश के सैकड़ों करोड़ लोगों की भावना देश के सामने रखी ना, बीसीसीआई ने निर्णय किया ना, वो देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की बात थी, मेरी नहीं थी, वो देश के सैकड़ों करोड़। क्यों आज तक क्यों नहीं, शाहरुख खान, कोई और लोग हैं, जितने लोग हैं, किसी ने एक भी बयान दिया क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? क्यों सबके मुंह में दही जमी हुई है? क्यों नहीं वहां के हिंदू के साथ खड़े होते? ये शाहरुख खान ये तो कह सकते हैं कि देश में आज बच्चे कहते हैं कि हम असुरक्षित फील कर रहे हैं, वो देश में असुरक्षित फील कर रहे हैं, उस देश में असुरक्षित फील कर रहे हैं जिसने आपको अवार्ड दिया, जिसने आपको पद्मश्री दिया, जिसने आपको इतना बड़ा हीरो बनाया। ये इनकी मानसिकता चेंज होने मुझे लगता है कि आप ऐसे ही बयान देते रहे तो शाहरुख खान फोन करके कहेगा भैया मुझसे क्या गलती हो गई यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। शाहरुख खान को मुझसे फोन करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता से एक बार हाथ जोड़ के माफी मांगे, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। ये देश, ये इतना बड़ा देश है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये हिंदुओं का देश है, इस देश के हिंदू आज भी शाहरुख खान को माफ कर देंगे, और नहीं मांगी तो जिंदगी में माफ नहीं करेंगे, और संगीत सोम भी माफ। कभी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद। और मुझे लगता है भविष्य की शुभकामनाएं आपको एडवांस में, क्योंकि ऐसे जोरदार, ऐसे ऊर्जावान